प्यारे बच्चों, वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कैप्टन राजेश कुमार तिवारी, प्रवक्ता इतिहास, नेशनल इंटर कॉलेज हंडिया प्रयागराज से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के अंतर्गत इतिहास विषय के अध्याय 3 तीनों महाद्वीपों में फैला साम्राज्य या 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य इस शीर्षक पर कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, प्राचीन इतिहास में रोमन साम्राज्य का उदय अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यह साम्राज्य अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। इसी कारण इसे 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य भी कहा जाता है। यूरोपीय समाज की राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का निर्माण रोमन साम्राज्य के कारण ही हुआ। बच्चों, इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसका गठन कैसे हुआ, साथ ही साथ इसके निर्माण में किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया संवारा तथा इस साम्राज्य के लोग कितनी सामाजिक समूहों में विभाजित थे। बच्चों, साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस समाज के अंतर्गत राजनीतिक रूप से महिलाओं को कानूनी अधिकार अत्यधिक प्राप्त हुए थे। साथ ही साथ दासों की जो स्थिति थी, उनका जो योगदान था अर्थव्यवस्था में, वह भी सर्वविदित है। यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से भी संपन्न था। बच्चों, हमने इस अध्याय की जानकारी देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, जिसके कुछ शीर्षक हैं, जिसके द्वारा हम उन शीर्षकों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, ऐतिहासिक घटनाक्रम, किस सन में कौन सी घटनाएं घटी। रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। रोमन साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल क्या क्या उसमें घटा। तीसरी शताब्दी का जो संकट है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लिंग, साक्षरता एवं रोमन संस्कृति की हम चर्चा करेंगे। आर्थिक विस्तार या आर्थिक रूप से रोमन साम्राज्य कैसा था, इसकी चर्चा करेंगे। दास प्रथा, जो कि रोमन साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था, उसकी चर्चा करेंगे। श्रम प्रबंधन की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ श्रमिकों पर क्या नियंत्रण था रोमन साम्राज्य में, इसकी चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचनाओं एवं श्रेणियों की चर्चा करेंगे और रोमन साम्राज्य का परवर्ती काल, उसका दूसरा जो पक्ष था, उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अंत में आपके लिए कुछ गृह कार्य भी होगा। बच्चों, ऐतिहासिक घटनाक्रम के माध्यम से मैंने इस पूरे साम्राज्य की प्रमुख घटनाओं को समेटने का प्रयास किया है, जिसे कि एक चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं। लगभग 27 ईसा पूर्व का समय, जिसमें ऑक्टेवियन, जिसे हम बाद में ऑगस्टस के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा स्थापित प्रिंसपेट, जो उसका साम्राज्य था, उसका राज था, उसका जो है निर्माण होता है। और साथ ही साथ ऑगस्टस पहला रोमन सम्राट हमारे सामने आता है। लगभग 66 से 70 ईस्वी विशाल यहूदी विद्रोह होता है और रोमन सेनाओं का जेरूसलम जैसे पवित्र स्थल पर कब्जा हो जाता है। लगभग 115 ईस्वी त्राजान, जो कि वहाँ का शासक था,
वो पूर्व में विजयों को प्राप्त करता है और रोमन साम्राज्य का अधिकतम विस्तार त्राजान के समय में हो जाता है। लगभग 212 ईस्वी में साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को, अर्थात जिनको विजित भी कर लिया गया था, उन सभी निवासियों को रोमन नागरिक का दर्जा दे दिया जाता है। लगभग 258 ईस्वी में हम देखते हैं कि कार्थेज के साइप्रस वासी एक बिशप है, उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है, क्योंकि वो ईसाई थे और उस समय रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म की कोई मान्यता नहीं थी। लगभग 297 ईस्वी डायोक्लीसियन, जो कि एक रोमन सम्राट था, वो 100 प्रांतों में पूरे साम्राज्य का पुनर्गठन कर देता है, विभाजित कर देता है। एक महत्वपूर्ण काल लगभग 310 ईस्वी का आता है, जहां कॉन्स्टेंटाइन, जो कि एक प्रसिद्ध शासक है रोमन वंश का, वो सोने का एक नया सिक्का चलाता है जिसे हम सॉलिडस कहते हैं। लगभग 312 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन स्वयं ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है और एक प्रकार से राजधर्म भी रोमन साम्राज्य का ईसाई हो जाता है। लगभग 324 ईस्वी कॉन्स्टेंटाइन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बन जाता है। उसने कुस्तुनतुनिया, जो कि एक नगर है जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल हम कहते हैं, एक उस नगर की स्थापना करता है। लगभग 354 से 430 ईस्वी ये हिप्पो के बिशप अगस्टस का काल है, जो कि बहुत ही सरल, सहृदय और बहुत ही योग्य बिशप थे। लगभग 378 ईस्वी गोथ लोगों ने एड्रियानोपोल में रोमन सेनाओं को करारी पर शिकस्त देते हैं, उन्हें पराजित कर देते हैं। लगभग 410 ईस्वी विसिगाथों ने रोम का विध्वंस कर दिया। इस समय विसिगाथों नामक शासक ने रोम को नष्ट कर दिया। 428 ईस्वी वेंडल लोगों ने, जो रोम का एक प्रांत था अफ्रीका, वहाँ के प्रदेश पर वो कब्जा कर लेते हैं वेंडल। 493 ईस्वी में ऑस्ट्रोगोथो इटली में अपना साम्राज्य, अपना राज्य स्थापित कर लेता है। 533 से 550 ईस्वी का काल जस्टिनियन द्वारा अफ्रीका और इटली को पुनः अपने कब्जे में ले लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है। (568) ईस्वी में हम देखते हैं कि लोम्बार्ड लोगों ने इटली पर आक्रमण कर दिया। इसी तरह 614 से 619 ईस्वी का समय फारस के शासक खुसरो द्वितीय का आता है, जो कि पूर्वी रोम प्रदेशों पर आक्रमण करता है और उन पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। लगभग 633 से 642 ईस्वी, इसे हम अरब विजयों का पहला महत्वपूर्ण चरण मानते हैं, कह सकते हैं, और मुस्लिम नेताओं ने फिलिस्तीन, ईरान, इराक और मिस्र के काफ़ी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लगभग 698 ईस्वी अरबों ने कार्थेज को जीत लिया, उस पर कब्जा कर लिया। और लगभग 711 ईस्वी में हम देखते हैं कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण होता है और एक तरह से स्पेन भी अरबों के नियंत्रण में चला जाता है। प्यारे बच्चों, रोमन इतिहास जानने के मुख्य 3 स्रोत हैं, जिन्हें हम पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज तथा भौतिक अवशेष, इन 3 शीर्षकों में जान सकते हैं। पहला, पाठ्य सामग्री के अंतर्गत वर्ष वृत्तांत आते हैं, जिन्हें एनल्स कहा जाता है, जो कि वर्ष भर का इतिहास होता था। इसी तरह उस समय पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि, इसे हम पाठ्य सामग्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। प्रलेख या दस्तावेज के अंतर्गत उत्कीर्ण अभिलेख, साथ ही साथ पेपाइरस, जो कि एक
वृक्ष के पत्ते होते थे उन पर जो पांडुलिपियाँ लिखी गई उसे शामिल करते हैं। भौतिक अवशेष में स्मारक, इमारतें, मिट्टी के बर्तन और जो अन्य संरचनाएं हैं उन्हें हम शामिल करते हैं। बच्चों, इतिहास जानने के स्रोत मुख्य रूप से हमें लैटिन और यूनानी भाषाओं में प्राप्त होते हैं। अब हम रोमन साम्राज्य के विषय में जानने का और प्रयास करते हैं। तत्कालीन रोम साम्राज्य में आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा साथ ही साथ उत्तरी अफ्रीका का भाग शामिल था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में सागर के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन सब पर आधिपत्य था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा हम देखते हैं कि इसका निर्धारण अगर करना हो तो राइन और डेन्यूब, ये दो प्रसिद्ध नदियां थी, इनके द्वारा, तथा दक्षिणी सीमा का निर्धारण सहारा नामक एक बड़े रेगिस्तान से होता था। अर्थात रोमन साम्राज्य एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। अब हम रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल की बात करेंगे। रोम साम्राज्य को सामान्य रूप से हम दो भागों, पूर्ववर्ती भाग और परवर्ती भाग या परवर्ती काल के रूप में विभाजित कर सकते हैं। रोम साम्राज्य में भाषाई विविधता थी, लेकिन प्रशासन की जो भाषा थी, जो काम था, वो यूनानी और लैटिन भाषाओं में ही किया जाता था। साम्राज्य के सभी निवासी एकमात्र शासक की संतान माने जाते थे। शासक ही उनका राजा था, सब कुछ वही था। रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरानी सभ्यता से बहुत ही आगे था, बहुत ही बड़ा हुआ था, बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक, जिसे हम लगभग 44 ईसा पूर्व कह सकते हैं, उच्च कुल में जन्मे जूलियस सीजर, जो कि एक सेनापति था, उसके अधीन रोम साम्राज्य का विस्तार आधुनिक ब्रिटेन और जर्मनी तक हो गया। इसके बाद जूलियस सीजर के बाद हम देखते हैं कि रोम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक ऑक्टेवियन, जिसे हम आगस्टस के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे सामने आता है। और आगस्टस या ऑक्टेवियन जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। जूलियस सीजर ने ऑक्टेवियन को अपने बहन के पोते से गोद ले लिया था, अर्थात वो जूलियस सीजर के बहन का पोता था। अब हम देखते हैं कि प्रथम सम्राट आगस्टस 27 ईसा पूर्व में उसने जो राज्य स्थापित किया, उसे हम प्रिंसिपेट के नाम से जानते हैं। आगस्टस एक अक्षत्र शासक था तथा सत्ता का वास्तविक उत्तराधिकारी था। वह जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय था, इसीलिए अगस्टस की मृत्यु के बाद लोगों ने मंदिरों में भी अगस्टस की मूर्तियों की स्थापना की। रोम साम्राज्य में सीनेट एक ऐसी संस्था थी जो रोम की गणतांत्रिक सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण रखती थी। सारे महत्वपूर्ण निर्णयों का निश्चय सीनेट के द्वारा ही होता था। रोम साम्राज्य की सीनेट में उच्च वर्ग या अभिजात वर्ग का ही वर्चस्व था, निम्न वर्ग के लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। सम्राट और सीनेट के पश्चात सेना वह तीसरा मुख्य संगठन था जिसका रोम साम्राज्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। एक वेतन भोगी सेना के रूप में, अर्थात उस समय रोम साम्राज्य की सेना को नगद वेतन दिया जाता था, जो अपने आप में एक बड़ी विशेष बात थी।
वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी और सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय था। बहुत बड़ी सेना थी ये। इस साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था और वहाँ के निवासियों से कर वसूला जाता था। आरंभिक काल में इटली को रोमन साम्राज्य का प्रांत नहीं माना जाता था तथा वहाँ से कर की वसूली भी नहीं होती थी। कार्थेज, सिकंदरिया व एंटियाग ये भूमध्य सागरीय तटों पर बसे हुए उस समय के सबसे प्रसिद्ध नगर थे। ये तीनों नगर सामाजिक प्रणाली के आधार स्तंभ थे। प्यारे बच्चों, रोम के लिए पहली और तीसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और विकास का काल था। लेकिन इस शताब्दी के अर्थात तीसरी शताब्दी के दौरान ही हमें कुछ आंतरिक तनाव के उभार दिखाई पड़ने लगते हैं। सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए, व्यापार, सांस्कृतिक उन्नति के लिए स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। सम्राट गैलिनस के समय में सीनेटरों को सैनिक कमान से अलग कर दिया जाता है, अर्थात सीनेटर सेना से अलग हो जाते हैं। सीनेट में कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का ही वर्चस्व बना रहा। बाद में प्रांतीय सीनेटरों का भी धीरे धीरे महत्व बढ़ने लगा। सार्वजनिक स्नान गृह यह भी रोम के नागरिक जीवन शैली की एक प्रमुख विशेषता थी। बच्चों, रोम साम्राज्य के दौरान उसकी तीसरी शताब्दी में एक बहुत बड़ा संकट सामने आया। तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के लिए आंतरिक अशांति और राजनीतिक उथल पुथल वाला कठिन समय सामने आता है। इस शताब्दी में रोमन साम्राज्य के ऊपर ससानी वंश के राजवंश के लोग, साथ ही साथ विदेशी बर्बर आक्रांताओं द्वारा अनेक आक्रमण किए जाते हैं और एक तरह से रोमन साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया जाता है। बच्चों, रोमन साम्राज्य में हम देखते हैं कि एकल परिवार की अवधारणा ही मुख्य रूप से हमारे सामने आती है। साथ ही साथ विवाह भी आमतौर पर परिवार के लोगों द्वारा ही किया जाता था, यद्यपि प्रेम विवाह या विवाह के दूसरे प्रकारों का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। रोमन साम्राज्य में दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। रोम वासियों की परिवार के संबंध में ये अवधारणा थी। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व तथा संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। जहाँ तक हम साक्षरता की बात करते हैं तो जो उच्च वर्ग था या अभिजात वर्ग था वह पढ़ा लिखा था और बाकी वर्गों में काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हमें दिखाई पड़ती हैं। रोमन साम्राज्य में हमें सांस्कृतिक विविधता भी दिखाई पड़ती है। कई रूपों में ये विविधता हमारे सामने आती है, जैसे
धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाओं का प्रयोग होता था बोलचाल की, लेकिन प्रशासन की भाषा में हम लैटिन और यूनानी भाषा का ही प्रयोग देखते हैं। वेशभूषा की विविध शैलियाँ आदि हमें रोमन साम्राज्य में दिखाई पड़ती हैं। यदि हम रोमन साम्राज्य में आर्थिक विस्तार या आर्थिक विकास की बात करें तो हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, ईंट भट्ठों, खानों, जैतून तेल की फैक्ट्रियों आदि की बहुत चर्चा होती है, बहुत उल्लेख प्राप्त होता है। और साम्राज्य में हम देखते हैं कि सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था भी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार धन का व्यापक लेन देन होता था, प्रयोग किया जाता था, ये हमें ज्ञात हो जाता है। प्राचीन काल में रोम साम्राज्य में दासों को भी पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था, अर्थात इनका भी निवेश किया जाता था, इनको भी खरीदा और बेचा जाता था। रोम की अर्थव्यवस्था तो दास श्रम पर ही आधारित थी। यदि हम रोम साम्राज्य में दास प्रथा पर, श्रम प्रबंधन एवं श्रमिकों पर नियंत्रण की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि प्राचीन रोम में दास प्रथा का प्रचलन अपने चरम पर था। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत दासों को संपत्ति माना जाता था, दासों को खरीदा और बेचा जा सकता था, उन्हें किसी भी प्रकार के वैधानिक अर्थात कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे। दासों पर मालिकों का पूर्ण नियंत्रण होता था और उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उन पर बहुत अत्याचार भी किए जाते थे। हम देखते हैं कि खनन के कार्यों में और हस्तशिल्प उत्पादन में 90% कार्य दासों के द्वारा ही किया जाता था। दासों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय रोम साम्राज्य में हमें दिखाई पड़ती है। चूंकि दास लोग वही बनाए जाते थे, जब कोई प्रांत विजित किया जाता था तो वहाँ के निवासियों को दास बना लिया जाता था। तो शांति काल में हम देखते हैं कि दासों की आपूर्ति कम हो जाती है और उनकी आपूर्ति कम हो जाने से दास श्रम का संकट रोम साम्राज्य में हमको दिखाई पड़ता है। कृषि कार्य में भी दासों की कमी होने लगती है, तो हम देखते हैं कि दासों को कृषि के स्थान पर व्यापार में लगाया जाने लगता है। रोम साम्राज्य में दासों के श्रम प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, उनके कार्यों का समय समय पर निरीक्षण किया जाता था। हम देखते हैं कि उस समय का एक लेखक कोलू मिल्ला श्रम प्रबंधन के बारे में विस्तृत चर्चा करता है। वह उच्च वर्ग के लोगों से कहता है कि आप लोग कृषि औजारों का और अन्य उपकरणों का दोगुना प्रयोग करिए, दोगुनी व्यवस्था करिए, जिससे कि दास लोग खाली ना बैठ सकें और आपके औजारों पर जो आपका खर्च होगा वो दासों के कार्य की तुलना में बहुत कम खर्च होगा। हम रोमन साम्राज्य में जब सामाजिक संरचनाओं की या श्रेणियों की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य मुख्य रूप से 3 वर्गों में, 3 सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था, जिसकी 3 प्रमुख श्रेणियां थीं: उच्च वर्ग या अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्नतर वर्ग। ये 3 श्रेणियां थीं उस समय के समाज की। उच्च वर्ग के अंतर्गत हम देखते हैं कि अश्वारोही, जिन्हें हम इक्वाइटस कहते हैं, सीनेटर, न्यायिक एवं धार्मिक पदाधिकारी तथा कुछ सेना नायक भी इसमें शामिल थे। मध्यम वर्ग में प्रशासनिक और सैन्य सेनाओं से जुड़े लोग थे।
निम्नतम वर्ग बहुसंख्यक थे जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिल ओरिस कहा जाता था। इस वर्ग में मुख्य रूप से श्रमिक शामिल थे। बच्चों, अब हम रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल की चर्चा करेंगे। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग हम रोम साम्राज्य के 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी की अंतिम अवधि के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। हम देखते हैं कि इस समय आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर बहुत से परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। इन परिवर्तनों की शुरुआत हम देखते हैं कि सम्राट डायोक्लीसियन के समय से होती है। डायोक्लीसियन नामक सम्राट ने प्रांतों का पुनर्गठन कर दिया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने, जो कि एक महान शासक था, कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित एक नई मौद्रिक प्रणाली का आरंभ किया, जो कि उसके बाद के समय में भी चलती रही। परवर्ती रोम साम्राज्य में नौकरशाही के उच्च व मध्यम वर्ग को सोने के रूप में वेतन की प्राप्ति होती थी, जिस कारण मध्यम व उच्च वर्ग दोनों काफ़ी धनवान थे। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया, स्वयं भी ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और राज्य का धर्म भी ईसाई धर्म घोषित कर दिया, जिसके कारण साम्राज्य का काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित जो सोने का एक सिक्का था, जिसे हम सॉलिडस कहते हैं, यह 4.5 ग्राम का सिक्का था और शुद्ध सोने से इसका निर्माण किया गया था। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी एक दूसरी राजधानी बनाई, जिसे हम कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में यह कुस्तुनतुनिया तुर्की देश के इस्तांबुल नामक एक प्रसिद्ध शहर के रूप में विद्यमान है। कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य में या पूर्वी रोमन साम्राज्य में बाइजेंटाइन कहा जाता था। बच्चों, रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक देवताओं पर विश्वास करते थे, जिसमें मार्स थे, नेपच्यून थे, मरकरी थे, इसी प्रकार के अनेक देवी देवताएं थे। ये लोग अनेक पक्षों एवं उपासना पद्धतियों के उपासक थे। पांचवीं शताब्दी तक साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में रोम साम्राज्य अखंड और अत्यधिक समृद्ध बना रहा। 7वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी रोम के अधिकांश भाग को अरबों द्वारा कब्जे में ले लिया गया। यही कारण है कि अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम धर्म के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की एक सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। बच्चों, अंत में हम कुछ गृह कार्य आपको देंगे। गृह कार्य में पहला प्रश्न है, अगस्टस का शासनकाल क्यों याद किया जाता है? प्रश्न नंबर 2, रोमन साम्राज्य कहां कहां तक विस्तृत था या फैला हुआ था? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा स्थापित रोमन राजधानी कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम क्या है? प्रश्न नंबर 4, सीनेट संस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? और पांचवा एवं अंतिम प्रश्न है, रोम साम्राज्य में श्रमिकों एवं दासों की स्थिति पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।